माननीय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, आज एक लिसनर के हैसियत से जो बताने जा रहा हूं वो जायज है। एक लायर की हैसियत से नहीं, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म पहनने का अभी तक आदेश नहीं मिला है आपकी ओर से। कहा जाता है कि पद आते हैं पद जाते हैं, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, सारे सिस्टम का भार उठाते हैं। 2000 से लेकर के अब तक का स्पीच, लेखन विधि, कार्यक्रम तमाम ऐसे रहा है जिसमें आप देखेंगे तो बहुत कुछ बदला सा नजर आएगा और बहुत कुछ अटका सा नजर आएगा। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं पिछले 2 साल का समीक्षा है, क्योंकि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं यहां तो लोग आते जाते रहेंगे, समय निर्धारित है, समय के अनुसार पद से भी आदमी को जाना होता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो निपटा के जाना होता है। मैं तो एक लायर की भाषा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं आज एक लिसनर की हैसियत से ही तमाम चिट्ठा को खोलूंगा कि आखिरकार इन 2 साल में पिछले जज साहब क्या निपटा करके गए और क्या करना चाहिए था, इस पर प्रकाश डालेंगे। हमारी एंट्री सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी का तो हमारे जीवन में, बाबा साहब के जीवन में भी ये 22 का आंकड़ा लगा हुआ था और मेरे जीवन से भी ये 22 का आंकड़ा कभी पीछा छोड़ा नहीं है। और ये 22 का आंकड़ा देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि 22 में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जिसने 22 को पकड़ा वो 22 किला को या 22 फाटक को पार कर गया और वो सम्मान के हकदार बाद में प्राप्त हुए और फिर ग्रेड की श्रेणी में गए। तो ये 22 का आंकड़ा देखने में तो 2 और 2 4 कह सकते हैं अगर मैं इसमें प्लस दे दूं तो, लेकिन अगर प्लस नहीं है तो सिर्फ इसे 22 का आंकड़ा दिया जाएगा, यानी डबल पर डबल। तो मैंने सर्वोच्च न्यायालय को एक वकालतनामा के तौर पर मैंने एक आवेदन दिया। आवेदन में देखा जा सकता है कि 22 जनवरी का स्टैंप लगा हुआ है। उनके वॉल्यूम में ही आपके कंप्यूटर में कैद होंगे, देखेंगे तो इसमें ओवर राइटिंग है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी। तो यहां ओवर राइटिंग है, जिसमें CJI लिखा हुआ था, जिसको ओवर राइटिंग करके ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे आदमी कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार ओवर राइटिंग क्यों। जिस पद पर आदमी बैठे हुए होते हैं तो एक बच्चा भी बता देंगे कि CJI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मैंने DY चंद्रचूड़ किया, उसको थोड़ा ओवर राइटिंग करके लिखा। लेकिन किसी ने आज तक अदालत में यह नहीं बताया कि आपने ओवर राइटिंग क्यों किया। ये जानने
का सबको अधिकार था कि आखिरकार आवेदन में आपका ओवर राइटिंग है, तो कुछ ओवर राइटिंग का भी अलग उद्देश्य होता है। जो आवेदन है आप मेरे डाटा में, मेरे फाइल में देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा। बहुत सारे आदमी मेरे केस से डरे और सहमे थे, लायर। कुछ लायर ऐसे थे जो डरे डरे बहुत सारे और डरते ही रह गए, सही सवाल को सामने ने रखा, ना उसको डिस्पैच करने का कोशिश किया। और मैं क्या बताऊं, ये तो काम काज से आदमी जाने जाते हैं, उनके तरीका और उनके आचरण से जाने जाते हैं क्यों ऐसे हैं, क्योंकि काम में भी आचरण बहुत जरूरी है। अभी आपके 6 महीने के कार्यकाल है, केवल मैंने आपसे 22 दिन का समय लिया। 22 दिन में आप 8 दिन गवा चुके, फिर भी मेरे तन पर यूनिफॉर्म का कपड़ा नहीं है। मैं चाहता था इस सादगी भरी जीवन में यूनिफॉर्म में पेशगी हो तो अच्छा लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट की भी अनुमति चाहिए, क्योंकि अनुशासन में कोई काम अच्छा लगता है। अनुशासन ना हो जीवन में तो मनुष्य को अंदर से भी स्ट्रांग होने में बहुत दिक्कत होती है। तो 22 जनवरी को दिया, तो इन्होंने, इनको जाना था किस दिन, वो जो रामलला रख रहे थे उसमें इनवाइट था इनको, और 9:45 हमारी एंट्री होती है। ये ताक में थे कि जाऊं कि ना जाऊं, इनवाइट तो है लेकिन हमारी एंट्री होती है कि देखो जिंदाराम की एंट्री हो चुकी है। मैं 3 सवाल पूछता, अभी आप किसके कहने पर आए हैं? पहला सवाल था, क्योंकि यह संवैधानिक पद है। दूसरा था, दूसरा पूछने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी समय बीत जाने के बाद वो चीज अंडरग्राउंड था, सामने उभर करके आ रही है कि मैं क्या पूछता। दूसरा, आप किसको किस पर छोड़ करके आए हैं? क्योंकि यह संवैधानिक पद था। तीसरा पूछते, अगर आप निमंत्रण को स्वीकार कर अगर आप निमंत्रण को स्वीकार कर अनुरोध रखने आए तो कितने समय के लिए पद किस पर छोड़ करके आए?
अब ये 3 सवाल हम पूछते तो समझ गए कि जिंदाराम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सभी फटकार लगवाएंगे। ये 3 सवाल वो पूछेंगे, ये क्योंकि ये संवैधानिक पद है कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप किसको छोड़ के जा रहे हैं और कितने देर के लिए जा रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये संवैधानिक पद है। ये एक ऐसा पद है, इस पद के बाद और कोई नहीं, सिर्फ आप ही आप हैं। जैसे हमारे राष्ट्रमाता, इनके बाद कोई है ही नहीं। तो राष्ट्रमाता का अलग कर्तव्य है और न्यायमूर्ति का अलग कर्तव्य है। जो कर्तव्यनिष्ठ होता है वो बाहर से भी दिखाई देता है पारदर्शिता की तरह कि हाँ ये अच्छा है। उन्होंने भाप गया और जाने को कैंसिल कर दिया, तो मैं भी समझा कि अच्छा काम करके देंगे। मुझे क्या मालूम था राजनीतिक का शिकार हो जाएंगे। राजनीतिक अलग चीज है, सुप्रीम कोर्ट अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट आदेश कर सकता है, एक राजनीतिक वाला सुप्रीम कोर्ट को आदेश नहीं कर सकता। ये दोनों में महत्व है। अगर अपने महत्व को स्वयं को खोने लगे तो फिर 144 करोड़ का क्या होगा। यही प्रश्न मेरे दिल में था और इसलिए मैंने इसमें ओवर राइटिंग किया था कि कोई सवाल पूछे हमसे, सब तो एक बिंदा का होता है, कि पूछे कि भाई आपका ओवर राइटिंग है इसमें, ये क्यों है। तो आज स्पष्टीकरण आपके सामने हो रहा है कि क्यों था ऐसा। क्योंकि मैंने देख लिया था कि 144 करोड़ को नाज है कि भारत के लिए अच्छा करके देगा। चलो भाई देगा, क्या पता था कि राजनीतिक गुलाम हो जाएंगे और वो जैसा जैसा कहेंगे वैसा होगा। वैसे मैं खास करके बता दूं, हमारे लिए 3 का आंकड़ा मुख्य है। हमारे राष्ट्रमाता, सुप्रीम कोर्ट, सांसद भवन, इन्होंने अपना अस्तित्व खो लिया है कुर्सी के चक्कर में। इसमें अस्तित्व नहीं बचा। तो ये दोनों मिलकर के अस्तित्व को कायम कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पावरफुल है अपने आप में। अगर यही आदमी इसका गुलाम बन जाए फिर क्या होगा। फिर तो स्थिति तितर बितर होगी। जो सम्मान है उसमें क्या होगा ये तो आप खुद समझ रहे हैं। इतना एक बच्चे को भी नॉलेज है। और 22 जनवरी से अब तक 6 महीने मैंने पहले भी डिबेट दिया। 6 महीने के बाद में यूनिफॉर्म से मैंने वकालत शुरू किया और पॉलिटिकल प्रेशर में ये भूल गए हो
कि हमारी पद की कोई अहमियत होती है जिसको निभाना भूल गए। तो आदमी को जाने के बाद एहसास होता है आखिर मैंने चूक कहां किया, क्योंकि संवैधानिक पद है। माना कि यूनिफॉर्म पहने मैं उनसे कम जानता हूं या उनसे वो कोई ज्यादा जानते हैं, तो एक दूसरे का सहयोगी है हम सब, एक दूसरे का सहयोग लेना चाहिए। और जहां गलती होती है बड़े आदमी से, अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में गलती करे, फिर हमारे राष्ट्रमाता स्टेप लगा सकती है, ये जायज है। लेकिन ये कौन होता है स्टेप लगाने वाला? ये तो लाख बार झूठ बोलेंगे, पेतरा मारेंगे, ठगेंगे, अनेक अनेक चीज है इसमें जो बिल्कुल अपने अस्तित्व को खो चुका है। ये मैं 34 साल से देख रहा हूं। ये अपने फायदा सोचेगा, ये अपना फायदा कभी नहीं सोचेगा। ये भारत का रीढ़ है दोनों। मैं इस दोनों पर नाज करता हूं, इन पर नहीं। इसलिए मैं अपने सिस्टम से अलग रखा कि आप लोग जितने पैतरे वाले आदमी हैं थोड़ा अलग रहिए। करोड़ों पीढ़ी पीछे चल रहे हैं, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए साधन, समाधान, साधन के बारे में बताइए, क्या साधन है? कैसे वहां कोई आदमी जाएगा और फिर समाधान क्या निकल के सामने आता है, ये आप देख चुके हैं। मेरा कर्तव्य था कि मैं अपने केस का जूनियर लॉयर बनूं। मैं बना भी, वकालत भी किया, जो साधन था उसका उपयोग किया, लेकिन समाधान निकल के सामने नहीं आया। बिल्कुल सही है। तो समाधान तब निकल के आएगा जब साधन हमारे सही रहेंगे। समाधान तब होगा जब एक दूसरे में कंप्रोमाइज होगा। कंप्रोमाइज भी कई तरह का होता है। कर रहे हैं हम गलत तो कर लेंगे हम कंप्रोमाइज, ये कहां से होगा? इसलिए सरल भाषा का उपयोग करके मैं आज केवल एंट्री के बारे में दिया हूं, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ में मैं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्ध है।